सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 26 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से रिलेटेड है, जो कि नेट ग्रिड भी बोलते हैं इसको। नेट ग्रिड एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जिसे कि बेसिकली जो पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो यूज़ करती हैं। और इसका पर्पज़ है कि जो भी अलग-अलग गवर्नमेंट या प्राइवेट डेटाबेसेस हैं, उसका डेटा जो है एक जगह पर इंटीग्रेट करके रियल टाइम में उस डेटा का एक्सेस इन एजेंसीज़ को दिया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है फास्ट और एफिशिएंट बनाई जा सके। तो नेटग्रिड का आइडिया बेसिकली जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था 2009 में, उस टाइम पे आया और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को तब रियलाइज़ हुआ कि अलग-अलग डेटाबेस जो है वो स्कैटर्ड थे, जिससे टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल होता था। तो अब इस नेटग्रिड को क्या किया गया है, इसे बेसिकली अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से भी जो है लिंक कर दिया गया है, और जिसमें कि इंडिया के लगभग 119 करोड़ रेजिडेंट्स के फैमिली वाइज डिटेल्स जो है मौजूद हैं। और होम मिनिस्ट्री का फोकस है कि जो स्टेट पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, नेटग्रिड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इंटेलिजेंस गैदरिंग और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और फास्ट हो सके, वो भी इंडिजिनस और सिक्योर सिस्टम के थ्रू। और जो इसका अपग्रेडेड टूल है गांडीवा, ये मल्टी सोर्स डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और फेस रिकॉग्निशन जैसी कैपेबिलिटीज जो है ये प्रोवाइड करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडियन आर्मी रिलैक्सेस सोशल मीडिया पॉलिसी अलाउज पैसिव पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपनी जो सोशल मीडिया पॉलिसी है उसको रिवाइज किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले इस पे सोशल मीडिया पर स्ट्रिक्ट बैन था इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन अब जो है पर्सनल्स को कुछ प्लेटफॉर्म पर पैसिव पार्टिसिपेशन की परमिशन दी गई है। आर्मी हेडक्वार्टर्स के हिसाब से सोल्जर्स जो है इंस्टाग्राम और जो ट्विटर है, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ व्यू कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उन सब के लिए लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग करना, कमेंट करना, शेयर, रिएक्ट और मैसेजिंग करना सब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ताकि ऑपरेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड रहे। इंस्टाग्राम को ऑफिशियली रेस्ट्रिक्टेड यूज़ प्लेटफॉर्म में ऐड किया गया है, जहां नो कमेंट नो ओपिनियन रूल जो है लागू रहेगा। और कम्युनिकेशन ऐप्स जैसे कि स्काइप हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिमिटेड यूज़ अलाउड है, वो भी सिर्फ नोन पीपल्स के साथ, और वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो यूज़ करेगा उसी पर होगी। और यूट्यूब, ट्विटर और जो कोरा है, इंस्टाग्राम है, इन सब पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना अलाउड है। कंटेंट अपलोड करना या एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है उनके लिए बिल्कुल मना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन लखनऊ। तो ये पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल उसका इनॉग्रेशन किया, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डेडिकेटेड है। और ये मेमोरियल बेसिकली वहाँ के गोमती रिवर के पास एरिया में बना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज इन संथाली लैंग्वेज। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमनी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संथाली लैंग्वेज में उसका वर्जन रिलीज़ किया है। और संथाली जो लैंग्वेज है ये बेसिकली झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार के बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा बोली जाती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ है, जिसका एम है कि विडोज़ जो रहती हैं उनका सोशल ह्यूमिलिएशन को ख़त्म करना। और पिछले कुछ टाइम से वहाँ के एक गाँव की पुरानी परंपरा चली आ रही थी। जब किसी पति की डेथ हो जाती तो उसके पत्नी के जो बैंगल्स हैं, मंगलसूत्र और जो रिंग्स हैं, बिंदी, सिंदूर, ये सब सबके सामने हटा दिया जाता था। और ये रिचुअल जो है विडोज़ के लिए बहुत ही इंसल्टिंग और इमोशनल ट्रॉमा जो है माना जाता था। तो यहाँ पे एक बेसिकली सुरगना तालुका बताया जा रहा है, उसमें एक मसाल गाँव के एक ऑफिशियल की डेथ के बाद उनके परिवार ने ओपनली जो है अनाउंस किया कि वो ये इविल ट्रेडिशन फॉलो नहीं करेंगे, और उसी के बाद इनिशिएटिव को मोमेंटम मिला। तो अब क्या है कि नासिक डिस्ट्रिक्ट के 915 विलेजेस ने रेज़ोल्यूशन पास किया है कि वो अपने गाँव में ये परंपरा बंद करेंगे, और साथ ही 1100 से ज़्यादा कपल्स ने एफिडेविट साइन किया है, जिसका नाम है सौभाग्यचे शपथ पत्र। और इसमें शपथ ली गई है कि विडोज़ पर कोई भी ज़बरदस्ती या अपमान जो है नहीं किया जाएगा, और वुमेन की जो डिग्निटी है और इक्वालिटी का रिस्पेक्ट किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या हुआ है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज़ेज़ होती हैं, स्पेशली जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है, वो इंडिया में जो मेडिकली सर्टिफाइड डेथ्स होती हैं उसका सबसे बड़ा कॉज़ है, जिनका शेयर लगभग 36.4% था। और ये फिगर 2022 में 40% था, तो और ये घट के 36.4% हुआ। तो रिपोर्ट सिर्फ उन डेथ्स को कवर करती है जिनके कॉज जो है डॉक्टर ने सर्टिफाई किए हों। और 2023 में टोटल जो रजिस्टर्ड डेथ्स का सिर्फ
22% मेडिकली सर्टिफाइड था और सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है 70 प्लस एज ग्रुप में देखी गई और फिर जो है 55 टू 64 एज ग्रुप में। लेकिन जो 15 प्लस एज ग्रुप में भी ये लीडिंग कॉज रहा और रिसर्च भी दिखाती है कि इंडिया में जो यंगर लोग में हार्ट अटैक रिस्क जो है बढ़ रहा है और रिपोर्ट्स ने बताया कि सिर्फ कुछ रीजन्स जैसे कि दिल्ली हो गया, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, इन सब में 50% जो डेथ्स हैं मेडिकली सर्टिफाइड होती हैं, जबकि कई स्टेट्स में सर्टिफिकेशन भी अभी नहीं होता है डेथ्स का। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एफएसएसएआई बार्स फूड फर्म्स फ्रॉम टर्मिंग हर्बल इन्फ्यूजन्स एज टी। तो एफएसएसएआई ने फूड बिजनेस को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए टी जो है वर्ड का यूज़ ना करें जो बेसिकली कैमेलिया साइनेसिस प्लांट से डराइव नहीं होते हैं। और एफएसएसएआई ने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स को टी बोलना मिसलीडिंग और मिस ब्रांडिंग है और की कैटेगरी में आता है। तो रेगुलेटर्स ने नोटिस किया है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को हर्बल टी या फ्लावर टी के नाम से बेच रही हैं, जबकि ये ड्रिंक्स एक्चुअली जो है हर्बल इन्फ्यूजन्स या प्लांट बेस्ड ब्लेंड जो है होते हैं और रियल टी प्लांट से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो रूल्स के मुताबिक टी का जो वर्ड है उसका लेबल सिर्फ तब यूज़ हो सकता है जब प्रोडक्ट बेसिकली कैमेलिया साइनेसिस से बना हो और चाहे वो ब्लैक टी हो, ग्रीन टी हो या वाइट टी हो। तो एफएसएसआई ने कंपनीज को एडवाइस किया है कि वो अपने लेबल्स को इमीडिएटली करेक्ट करें ताकि कंज्यूमर्स को मिसलीड ना किया जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रेबीज द क्रूएल एंड एक्सपेंसिव डिजीज ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोवरिस्ड। तो यहाँ पे बोलते हैं रेबीज जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर डॉग बाइट से जो है होती है और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो ऑलमोस्ट 100% डेथ तक हो जाती है। और ये वायरस जो है खून से नहीं बल्कि नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँचता है, इसलिए सिम्टम्स इसके लेट आते हैं, जैसे कि पानी से डर लगना, सांस में दिक्कत होना, दिमाग पर असर पड़ना और फिर पेशेंट जो है बच नहीं पाता है। तो इंडिया में वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रेबीज़ जो है डेथ होती हैं और ज़्यादातर विक्टिम्स जो है गरीब लोग, लेबर वर्कर्स और गाँव के लोग होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों का जो ट्रीटमेंट है सही प्रोसेस पता नहीं होता उसका और डॉग बाइट के तुरंत बाद 15 मिनट तक सोप से जो है जो जहाँ पे घाव है वहाँ पर वॉश करना या फिर रेबीज़ की वैक्सीन लेना या आरआईजी जो वैक्सीन इंजेक्शन है वो लगवाना ज़रूरी होता है। लेकिन इंडिया में वैक्सीन और जो आरआईजी है उसकी शॉर्टेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये महँगा होता है, इसलिए कई लोग ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं सॉल्यूशन है टाइमली ट्रीटमेंट मिलना, अवेयरनेस होना, स्ट्रे डॉग्स का वैक्सीनेशन कराना, शेल्टर्स बनाना उनके लिए और सस्ती मेडिसिन्स का जो है अवेलेबिलिटी बढ़ाना। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द अर्बन फ्यूचर विद सिटीज़ एज़ डायनेमिक इकोसिस्टम्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सिटीज़ जो हैं वो आज डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर बन चुके हैं सिटीज़। लेकिन इस प्रोग्रेस के बीच हम अक्सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं और वो लोग जो इन सिटीज़ में रहते हैं उनको। जो सिटीज़ हम जो है डिज़ाइन करते हैं, जो सिटीज़ हम इमेजिन करते हैं और जो सिटीज़ लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, इनके बीच एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। स्पेशली जब बात माइग्रेंट्स और जो न्यू रेज़िडेंट्स की होती है तब। जब लोग किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तुरंत एडजस्ट हो जाएँ। यहाँ लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है, जो एक इनविजिबल टैक्स की तरह जो है काम करता है, लैंग्वेज बैरियर। और अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो जॉब ढूँढना, रेंट एग्रीमेंट समझना, गवर्नमेंट स्कीम्स या हेल्थ सर्विसेज़ एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम और डॉक्यूमेंट सिर्फ एक लैंग्वेज में होते हैं और इसी वजह से माइग्रेंट्स अक्सर इनफॉर्मल जो इकॉनमी है उसमें पुश हो जाते हैं, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कम होती हैं। आयरनी ये है कि सिटीज़ उनकी मेहनत पर डिपेंड करती हैं, फिर भी उनको फुल एक्सेस और जो इक्वल बिलॉन्गिंग्स नहीं मिलती है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अर्बन प्लानिंग अक्सर जो है स्टैटिक और यूनिफ़ॉर्म जो पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखकर होती है। जो है इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंट रेज़िडेंट्स के लिए डिज़ाइन होता है और नए लोग इनविजिबल बन जाते हैं वहाँ पे। तो गवर्नेंस बॉडीज़ होती है वहाँ पे भी कल्चरल डाइवर्सिटी कम होती है। इसीलिए जो चेंजिंग पॉपुलेशन की नीड्स हैं, प्लानिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। और अगर हमें ट्रूली इंक्लूसिव जो है सिटीज़ बनाने हैं तो सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि सिटीज़ को लिविंग डायनामिक इकोसिस्टम की तरह ट्रीट करना होगा। और प्लानर्स को कल्चरल जो फ्रिक्शंस हैं उसको समझना होगा और पब्लिक फेसिंग जो स्टाफ है उसके लिए कल्चरल सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ज़रूरी बनानी होगी। और रियल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी डिसरप्शन ला सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में सिटीज़ को ज़्यादा फेयर और स्ट्रॉन्ग जो है बनाती है
तो एक सक्सेसफुल सिटी वही है जो सबको बिलोंगिंग, सिक्योरिटी और डिग्निटी दे। ओल्ड रेजिडेंट्स, न्यू माइग्रेंट्स और फ्यूचर सिटीजन सबको। और रियल मिसिंग लिंक है वो क्या है, वो एम्पैथी है, यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में बोला जाता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बोलते हैं कि जो 2025 का लेटेस्ट एफडीआई डेटा है वो एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी दिखाता है। इंडिया के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में जो स्टेटस है अभी स्टेबल नहीं है, बल्कि काफ़ी फ्रेजाइल है। और अक्टूबर 2025 तक तीसरा लगातार महीना है जब एफडीआई जो है वो नेगेटिव रहा है, मतलब इंडिया से ज़्यादा पैसा बाहर गया है और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हुआ है। तो इस ट्रेंड का टर्निंग पॉइंट था बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ अनाउंसमेंट है। जुलाई के एंड में उन्होंने उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की बात कही, और उसके अगले हफ्ते जो है 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया। और उसके तुरंत बाद इन्वेस्टर्स ने इंडिया का से जो पैसा निकालना शुरू कर दिया। और जो अप्रैल और जुलाई है 2025 तक सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जो नेट एफडीआई है वो लगभग 10.7 बिलियन डॉलर थी, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा थी। और लेकिन अगस्त से जो है पैटर्न रिवर्स हो गया। अगस्त में जो है 622 मिलियन डॉलर एफडीआई है वो उसका नेट आउटफ्लो हो गया हमारी कंट्री से बाहर। और सितंबर में यही चीज़ जो है 1.7 बिलियन डॉलर गया, और अक्टूबर में 1.5 बिलियन डॉलर। तो अक्टूबर के एंड तक जो नेट क्यूमुलेटिव एफडीआई है वो 6.2 बिलियन डॉलर तक नेट एफडीआई रह गया। और नंबर अभी भी पिछले साल से बेटर हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है एफडीआई का वो बदल चुका है। और एक ऑब्जर्वेशन और ये है कि जो काफ़ी आउटफ्लो हैं, आउटफ्लोज इंडियन कंपनीज़ के ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहे हैं। पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए तो ये कॉम्पिटिटिवनेस का साइन लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। और लेसन ये है कि जो फ्लैशी लेबल्स जैसे कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तभी मीनिंगफुल होता है जब रियल डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उनके पीछे स्टैंडिंग सपोर्ट दें। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया मस्ट मेक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वेल फंडेड एंड इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया के लिए ग्लोबल स्पोर्ट पावर बनने का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है कि इंडिया में जो बार बार डोपिंग केसेस हैं उसकी बढ़ती इमेज है। और तीसरे साल लगातार इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा रहे। और ये ट्रेंड स्पेशली वरिंग है क्योंकि इंडिया 2029 का जो 2029 वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है होस्ट करेगा। और फ्यूचर में 2036 ओलंपिक्स जो है बिड पर भी इसका नेगेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, उसके 2024 के डेटा के हिसाब से लगभग 7113 टेस्ट में से 260 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए, और रफली 3.6% पॉजिटिव रेट के साथ। और फ्रांस और जो इटली है इंडिया के बाद थे इसमें। और नाडा जो है कह रहा था कि पॉजिटिविटी ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ रही है। और 2022 और 2023 के कंपैरिजन में नंबर्स ऑफ टेस्ट जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। और यहाँ पे बोलना है कि 2025 में नाडा क्लेम करता है कि टेस्ट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ने से पॉजिटिव जो है केसेस वो कम हुए हैं। और नो योर मेडिसिन जैसे ऐप्स जैसे स्टेप्स भी प्रमोट किए गए हैं। फिर भी ग्राउंड रियलिटी ये दिखाती है कि एथलीट्स टेस्टिंग से जो बचने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोपिंग के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स कोटा, गवर्नमेंट जॉब्स, कैश के रिवॉर्ड्स, कॉम्पिटिटिव प्रेशर और कभी-कभी इग्नोरेंस। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट जो बिल है 2025 पास किया है। और आर्टिकल का कोर मैसेज ये है कि अगर इंडिया को स्पोर्ट्स में ग्लोबल क्रेडिबिलिटी चाहिए तो नाडा को बेसिकली जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसको इंडिपेंडेंट और बेटर फंडेड और स्ट्रॉन्गर अथॉरिटी बनाना होगा, क्योंकि मॉडर्न डोपिंग टेक्निक के साथ पावरफुल सिस्टम भी ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस नेवल मूव्स अगेंस्ट वेनेजुएला। तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि जो वेनेजुएला है उससे रिलेटेड जो भी सैंक्शनड ऑयल टैंकर्स हैं उन पर टोटल ब्लॉकेड जो है वो लगाया जाएगा। मतलब ऐसे शिप्स जो बैंड ऑयल को ट्रेड कर रहे हैं उन्हें जो है रोक दिया जाएगा। और इस एक्शन में जो है 3 शिप न्यूज़ में रहे, स्किपर, सेंचुरीज और बेला वन। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है एक्सप्लेन करता है कि जो यूएस है वो सैंक्शन ज़्यादातर फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू लगा एनफोर्स करता है, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड है और ऑयल है मोस्टली डॉलर पर डिपेंड करते हैं। और सैंक्शंस लगाते ही शिप्स का जो इंश्योरेंस है, सर्टिफिकेशन है और जो रजिस्ट्रेशन है वो तक कैंसिल हो सकता है, जिससे उनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाती है।
फिर भी कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ईरान हो गया, रशिया हो गया, वेनेजुएला, ये अल्टरनेट सिस्टम यूज़ करके सैंक्शंस को बाईपास करने की कोशिश करती रहती हैं, जिसे कि शैडो फ्लीट कहा जाता है, शैडो फ्लीट। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे किम्बरले प्रोसेस का चेयरमैन इंडिया को फिर से एक बार चुना गया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से चेयर करेगा इंडिया, और ये तीसरी बार है जब इंडिया जो है किम्बरले प्रोसेस को लीड करेगा। किम्बरले प्रोसेस बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट्स, डायमंड की इंडस्ट्री और जो सिविल सोसाइटी है मिलकर जो भी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स होते हैं, उसके ट्रेड को रोकने के लिए काम करती हैं। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या है? यानी ऐसे रफ डायमंड्स जो रेबल जो ग्रुप्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए फाइनेंस करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वेट लॉस पिल अप्रूवल सेट टू स्पीड अप फूड इंडस्ट्री प्रोडक्ट ओवरहॉल्स। तो यहाँ पे एक GLP-1 ड्रग की बात होगी। तो क्या है ये GLP-1 ड्रग? ये बेसिकली ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बॉडी के एक नेचुरल हार्मोन जिसका नाम GLP-1 है उसको इमिटेट करती हैं, और ये हार्मोन है फूड के बाद रिलीज होता है, और इससे क्या होता है कि भूख जो है कम लगती है, पेट भरा हुआ फ़ील होता है, डाइजेशन जो है वो स्लो करता है, और ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करता है। तो इस ये इसलिए ये मेडिसिन जो है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बनी थी, लेकिन अब क्या है वेट लॉस के लिए भी यूज़ हो रही हैं ऐसी मेडिसिन्स। तो अभी क्या है यूएस में जो नए GLP-1 वेट लॉस पिल्स हैं, वो अप्रूव होने के बाद एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2025-26 में फूड कंपनीज़ और जो फास्ट फूड चेन्स हैं, उसको अपने प्रोडक्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। पहले लोग इंजेक्शंस ले रहे थे, पर जो पिल हैं वो सस्ती और ईज़ी हैं, इसलिए ज़्यादा लोग जो है उसे ट्राई करेंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस मिलिट्री ऑर्डर टू फोकस ऑन क्वारंटाइन ऑफ वेनेजुएला ऑयल ऑफिशियल्स। तो व्हाइट हाउस ने बेसिकली यूएस मिलिट्री को डायरेक्शन दिया है कि अगले 2 महीनों तक उनका मेन फोकस जो वेनेजुएलन ऑयल पर क्वारंटाइन या सैंक्शन एनफोर्समेंट पर ही है, और मतलब मिलिट्री एक्शन के बजाय इकोनॉमिक जो प्रेशर है यूज़ किया जाएगा। और एक यूएस ऑफिशियल के अनुसार जो है एम है कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट को कंसेशन के लिए मजबूर किया जाए, और इसमें से कुछ पॉसिबल कंसेशंस जो कि हो सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ऑपोजिशन को पार्टिसिपेट करने देना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करना, मीडिया और ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन कम करना, ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल ट्रेड पर एक्शन लेना, और यूएस सैंक्शंस के रूल जो है फॉलो करना, ये सब हो सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।